साइबर ठगी के जो मामले इतने ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं, कानपुर की बात करी जाए, राजधानी लखनऊ की बात करी जाए, बरेली की बात की जाए, शाहजहांपुरी, मतलब अनगिनत ऐसे नाम अब सामने आ रहे हैं जहां करोड़ों की ठगी चंद मिनटों में हो जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि बचा कैसे जाए? हाँ, कई बार जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो आपको डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, आपको अर्दब में लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको उनकी बातों में नहीं आना। एक बार यदि आप उनसे संवाद स्थापित करने लगते हैं, एक बार उनसे बातचीत करने लगते हैं, फिर वो आपको तरह तरह के प्रलोभन दे करके, तरह तरह के डर दिखा करके वो आपको आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो सजेशन है वो ये कि यदि आपको कोई इस तरह की कॉल्स आती है जिसमें आपसे आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है, हमें जो अर्ली वार्निंग जो साइंस होते हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है और इसी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग अपने कमिश्नरेट स्तर पे भी कानपुर में लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को पैम्फलेट्स के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, वर्कशॉप्स के माध्यम से लोगों को तरह तरह से हम लोग जागरूक करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी तरह तरह के लगातार वो एड्स प्रचार प्रसार के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। और एक बार साइबर अपराधी जब एक बार अपराध कर लेते हैं उसका डिटेक्शन करना मुश्किल होता है, बिकॉज उसमें मल्टीपल लेयरिंग होती है, कई सारे अकाउंट से पैसा जाता है, फिर वो अलग अलग शेल अकाउंट्स में वो पैसा मूल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए इसमें इसको रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें अवेयर करें, जिससे कि लोग जब उनके पास कोई भी इस तरह का कॉल्स आता है तो उससे अलर्ट हो, और यही एक बात इससे बचाव का तरीका है। सर, लेकिन जिस तरीके से अब जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें एक अच्छे पद से, यानी कि पुलिस अधिकारी बनके, इनकम टैक्स का अधिकारी बनके, जज के पद पर रहते हुए ऐसा बताते हुए ये कॉल करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट कर पाना, ये मान पाना कि वाकई में ये फर्जी कॉल है, ये साइबर ठगों की तरफ से कोई षड्यंत्र है, ये बड़ा ही मुश्किल हो जा रहा है ऐसे लोगों के लिए। देखिए, मैंने जैसा बताया ना कि इसमें जो एक बेसिक जो चीज होती है जो सभी फ्रॉडस्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्रलोभन और डर। प्रलोभन यानी कि आपको कोई भी ऐसी स्कीम यदि बताया जाता है जिसमें कि आपको ये बताया जाता है 6 महीने में आपके पैसे दुगने हो जाएंगे जी, या 1 साल में आपके पैसे 4 गुने हो जाएंगे, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। इस तरह की कोई स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती है पूरी दुनिया में जो आपको ये गारंटी के साथ कह सके कि आपके 6 महीने में पैसे दुगने हो जाएंगे। यदि कोई आपसे वादा करता है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। हाल फिलहाल में बहुत सारे प्रकरण हम लोगों के संज्ञान में आए हैं जिसमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बना करके, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप फला कंपनीज में जो है शेयर में इन्वेस्ट करिए, रियल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी हो जाती है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग, बहुत सारे ओपन मार्केट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप खुद स्वयं जाकर के स्टॉक्स के, यदि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी करना है, यदि आप जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, अपना स्वयं का विवेक इस्तेमाल करिए, किसी के कहने पर, किसी के भेजे हुए लिंक पर क्लिक करने से बचें। अदरवाइज इस तरह के प्रकरण संज्ञान में बहुत सारे आ रहे हैं जिसमें कि आप लिंक पर क्लिक करते हैं और सेकेंडों में वो पैसा जो है वो किसी अन्य खाते में हस्तांतरित हो जाता है। तो इन्वेस्ट करने में भी हमको, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो अब वर्चुअल फॉर्मेट में ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट करते समय भी इन चीजों को ध्यान में रखें और इन चीजों से हम लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। सर, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, जिस तरीके से मामले जो आए डिजिटल अरेस्ट कर लिए गए, तो ऐसे में मेरा एक सवाल बनता है कि जब डिजिटल अरेस्ट किया गया तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए उस टाइम पे? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया 1930। सबसे पहला जो आपने कॉल काम करना है वो आप 1930 पे कॉल करना है, जिससे कि जो प्राइमरी जो फर्स्ट स्तर पे जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से वो शुरू हो जाती है।
इनफैक्ट यदि पैसा जो है वो जिन अकाउंट्स में हस्तांतरित होता है, ट्रांसफर होता है, वो अकाउंट भी होल्ड कर लिया जाता है, उसके उन खातों पर भी स्टॉप पेमेंट लगा दिया जाता है। तो इसलिए सबसे जरूरी तो ये कि जो पैसा आपका, जो आपने पैसा गंवाया है जो फ्रॉड के जरिए, उस पैसे को सेव करना, और फिर उसके बाद तत्काल इसमें पुलिस को इन्फॉर्म करें, जो संबंधित थाना है उसको इन्फॉर्म करें। इसमें जितना जल्दी आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं रिकवरी के, बिकॉज एक समय के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाती है। तो जितना जल्दी आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस इतना जल्दी उन अकाउंट्स का बारे में पता करके और उन अकाउंट्स के ऊपर फ्रीज लगाती है, जिससे कि आपका जो हार्ड अर्न मनी है, जो पैसा है, वो सेव हो सकता है। हम लोगों ने हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे केसेस में अच्छी रिकवरीज हुई है, जिसमें हमको तत्काल इंफॉर्मेशन मिली है और फिर हम लोगों ने उसमें देखिए, अभियुक्त पकड़ा जाना एक चीज है और अमाउंट जो फ्रीज है उसकी रिकवरी होना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर। तो हम लोग का प्रयास ये रहता है कि जो भी साइबर फ्रॉड से जो पैसे जो गए हैं, उसको किसी तरीके से उसको हम लोग साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ करके और वो पैसा जो विक्टिम तक, उस पैसे को हस्तांतरित कराना, ये इम्पोर्टेंट है। और ये जितना जल्दी कंप्लेंट होगी उतने ज्यादा चांसेस होते हैं, हाई चांसेस होते हैं रिकवरी के। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे फर्जी अकाउंट खोल दिए जाते हैं जिसमें पैसे अचानक से आते हैं और असल में जो यूजर होता है उसको ये बात पता नहीं चलती है, पता तब चलता है जब उसके पास बकायदा नोटिस आ जाता है, तो ऐसे में उन यूजर्स को क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपसे कोई कुछ पैसे दे करके यदि आपसे आपकी बैंक का केवाईसी कोई मांग रहा है, तो उसको बिल्कुल भी ना दें। बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो आपका केवाईसी यूज करके किसी इलीगल एक्टिविटीज में उनका इस्तेमाल करें, किसी साइबर क्राइम में आपका इस्तेमाल करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा, जो म्यूल अकाउंट्स बनते हैं वो किसी दूसरे के नाम पे बनते हैं, किसी गाँव के किसी कोई गरीब है, उसको किसी सरकारी स्कीम का लाभ दिलाने के नाम पे जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उसका आधार और पैन लेकर के उसके नाम से अकाउंट खुलवा करके और फिर उसके थ्रू साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि कोई आपसे इस तरह का व्यक्ति कोई आपसे आपकी केवाईसी डिटेल्स मांगता है तो उसको बिल्कुल भी ना दे। कई मर्तबा देखा गया है कि नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे आपकी आईडीज मांगी जाती हैं और फिर उन आईडीज का गलत तरीके से उपयोग होता है। तो अपनी आईडीज अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी व्यक्ति को जिसके बारे में आपको मालूमात नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं, उसको अपनी आईडीज ना दें। इनफैक्ट जिसके बारे में आपको पता भी है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका कलीग है, उसके साथ भी अपनी आईडीज साझा ना करें। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हम लोग जिनको ध्यान दे सकते हैं, और यदि हम इन चीजों को ध्यान देते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि हमारी जो आईडीज हैं वो गलत हाथों में न पड़े और साइबर क्रिमिनल्स उसका लाभ न उठा सकें। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिस तरीके से आपने पूरी तमाम जानकारी दी। और आज हम बात कर रहे हैं साइबर ठगी के उन तमाम मुद्दों पर, और अभी डीसीपी क्राइम कासिम आबिदी जी हमारे साथ जुड़े थे और जिन्होंने ये तमाम जानकारी भी बताई कि किस तरीके से आप थोड़े मोड़े लालच के चक्कर में ना पड़े और किसी भी तरीके से अपना केवाईसी जो है वो किसी को ना बताएं, तो ये सजगता ही आपके काम आएगी और आपको ऐसी ठगी का शिकार होने से बचा लेगी। तो आज पब्लिक अड्डा के इस मंच पर हम बात कर रहे थे साइबर ठगी से होने वाले नुकसान की और किस तरीके से लोग थोड़े से लालच के चक्कर में अपने आप को करोड़ों के नुकसान में फंसा देते हैं और डिजिटल अरेस्ट भी हो जाते हैं। और हमारे साथ राजन भी जुड़े हुए हैं। राजन, जिस तरीके से अभी आबिदी सर ने भी कई चीजों को बताया कि हम थोड़ी सी सजगता दिखाएं और यहाँ पर तुरंत हम कंप्लेन करें, जितनी जल्दी हम कंप्लेन करेंगे उतनी जल्दी ही एक्शन भी लिया जाएगा। देखिए दीपिका, जिस तरह से बता दें कि कासिम आबिदी सर ने जो इंफॉर्मेशन दिया हमारे चैनल के माध्यम से, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, काफी सराहनीय है। और कासिम आबिदी सर जब लखनऊ में थे पोस्टिंग, कमाल की उनकी स्ट्रेटेजी रहती थी। जो भी अपराधी अगर उनके क्षेत्र में अपराध हो जाता तो 24 घंटे भी नहीं लगता था, उस अपराध को खोल देते थे। तो ऐसे अधिकारी अगर जनता को कोई अगर सूचना दे रहे हैं तो बेहद ध्यान से
सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। जिस तरह से कासिम आबिदी सर ने बताया कि किस तरह से आप स्ट्रेटेजी अपनाएं, अगर आपको कोई इस तरह से ठगी का मामला आता है, कोई ठगी के रूप में जो अगर कॉल करता है, चाहे आर्मी का अधिकारी बन के कर रहा हो या साइबर क्राइम के जो है ऑफिसर बन के कर रहा हो या सीबीआई के तहत जो है जिस तरह से अधिकारी बन के कल जिस तरह से ठगी हुई, तो इस तरह से जो ठगी जो लगातार हो रहा है, लोगों को कैसे सावधान रहना है। अगर कोई ठगी करने के लिए कॉल करता है, अपने आप को अधिकारी बनाता है, बताता है और उसके बाद से आपको क्या स्टेप लेना है, जिस तरह से कासिम आबिदी सर ने एक तरह से इंफॉर्मेशन दिया, ये बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है सभी एक नागरिक को समझना कि किस तरह से उस परिस्थितियों में हमको बचना चाहिए। क्योंकि जो कासिम आबिदी सर का जो स्ट्रेटेजी रहा काम करने का लखनऊ में बेहद आज भी लोग सराहते हैं। लेकिन राजन जी, इन सारी बातों, इन सारी चर्चाओं के बीच में एक प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों को बकायदा फोन करके मानव तस्करी की बात की जाती है कि आपके मोबाइल के द्वारा आपके सिम कार्ड को यूज करके मानव तस्करी का किया जा रहा है, और कई इस तरीके के जो दस्तावेजों की बात की जाती है कि आपके सिम को यूज किया गया, आपके दस्तावेज यहाँ पे यूज किए गए, ऐसे में जो डर का जो एक माहौल बन जाता है, वहां पर साइबर अरेस्ट की बात जब सामने आती है तो इंसान पूरा डर जाता है और ऐसे में वो सारी चीजें करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ज्यादातर यही होता है, जैसे भी साइबर जो अपराधी हैं वो अपने आप को सीबीआई बताते हैं और आपका कहीं से ना कहीं से उनको डाटा कलेक्शन पूरा मिल जाता है, जो कि आपके बारे में ऐसी चीजें बताते हैं कि आपको वाकई लगने लगता है कि हाँ ये अधिकारी है, इसके पास ऐसी गोपनीय जो है जानकारी एक अधिकारी के पास ही होगी। और इस तरह से पूरी अपनी वो अपना टास्क पूरा करके अब तब एक आम आदमी से जो है ठगी करने की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में ही आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो टोल फ्री नंबर है सरकार के द्वारा जो दी गई है उस पर कॉल करना है, गूगल से निकाल के तमाम जो नंबर है। हाँ, जब वो कॉल करेगा तो आपको ये भी बताएगा कि आप कहीं कॉल नहीं करेंगे, आप किसी को बताएंगे नहीं, आप अपने रूम में ही रहेंगे। जैसे आप रूम से बाहर निकलेंगे हमारे अधिकारी खड़े हैं, तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये तमाम तरीके की चीजें वो देंगे, लेकिन उसमें भी लोगों को ध्यान रखना होगा और तुरंत अपने जो है दूसरे घर के जो मोबाइल है उससे जो है बात करते करते ही जो है वो देख लेना है कि कौन से विभाग का ये बोल रहा है, और उसके बाद से गूगल पे तमाम जो नंबर रहते हैं उस पे तुरंत उसकी जांच के लिए जो है तुरंत कॉल कर देना चाहिए, 112 को सूचना देना चाहिए। तमाम इस तरह से चीजें हैं जो कि लोग अगर स्टेप उठाएं उसी समय तो वो बच भी सकते हैं। और जो अपराध, बिल्कुल राजन जी, और सजगता ही काम आएगी। और जैसे कि आबिदी सर ने भी इस चीज को कहा कि अगर आप सजगता से काम करें और जितनी जल्दी हो सके पुलिस को इस बात की सूचना दें, अपने डर को जगह पे हथियार ना बनाने दें अगले व्यक्ति को, क्योंकि आपका डर ही उसके लिए हथियार का काम करता है और तभी वो सारी ठगी के उन सारे षड्यंत्रों को कामयाबी तरीके से मूल रूप दे देता है। लोग जो देखिए ये जो ठगी के जो ये बिजनेस करते हैं, ये डर का बिजनेस है। लोग अगर डर गए तो वो उसी पर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वो बातों बातों में ये भांप लेते हैं कि ये कितना डर गया है। जो भी इस तरह से जो क्राइम कर रहा है, जो अधिकारी बन के फोन कर रहा है, सबसे पहले वो दिखाएगा कि आदमी को सबसे पहले भापना शुरू करता है कि इसकी जो हमने डाटा इसको बताया ये कितना इससे डर रहा है, कितना इससे निडर है। अब वो अपना अगला जो है स्टेप अपना शुरू करता है। अगर लोग सजगता दिखा दिए, समझदारी दिखा दी, तुरंत फोन काट के जो है दूसरा अपना जो है जो इस तरह से जो झांसे में फंस जाए वो दूसरे व्यक्ति को ढूंढने लगता है। तो ऐसे में लोगों की जो समझदारी है तुरंत एक डिसीजन लेना चाहिए कि इस समय हमको क्या करना चाहिए। लगातार सरकार भी अभियान चलाती है कि आप ठगियों से किस तरह से बचे। फोन कॉल जैसे हम किसी को भी फोन करते हैं तो उससे पहले आपको जो है एक सूचना दिया जाता है कि इस तरह से ठगी हो सकता है, आप बचें। तो तमाम तरीके की जो है चीजें जो है सरकार अपनी तरफ से लोगों के लिए जो है एक मैसेज छोड़ रही है कि लोग जो है अभी भी सतर्क हो जाए और ठगी जो हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजन जी, सरकार की तरफ से भी इस तरीके की गाइडलाइंस बराबर जारी की जा रही है कि लोग सजग रहें और सचेत भी रहें।